अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों, आज हम पढ़ने लगे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। हालांकि इससे पहली वाली वीडियो में भी थोड़ा सा इसके बारे में मालूमात और जानकारी हुई, लेकिन थोड़ा सा तफसील के साथ कि डुअल नेचर ऑफ मैटर जो डी ब्रोय कंसेप्ट है उसको ज़रा मज़ीद वजाहत के साथ किए। उन्होंने जो वेव लेंथ निकाली वो वेव लेंथ h डिवाइडेड बाय जो p है उनका फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p या h डिवाइडेड बाय mv, वो कैसे आया, उसकी पूरी डेरिवेशन कैसे आई, तो इसी सारी बातें आपको पता होनी ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या कहा बच्चों, डी ब्रोय साइंटिस्ट जो थे, डी ब्रोय हाइपोथेसिस, इन्होंने क्या कहा बच्चों, ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर। जितने भी मूविंग पार्टिकल्स हैं दुनिया में उनकी डुअल नेचर है, उनकी दो नेचर है। एक तो आप सारे जानते हैं पार्टिकल नेचर, तो वो तो उस वक्त भी लोग जानते थे, और दूसरी क्या है बच्चों, वेव नेचर, तो उनके पास वेव नेचर भी है। डुअल नेचर है, एक है पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर। अच्छा, वेव नेचर है बच्चों, तो जो वेव होती है उसका फिर फार्मूला भी देना पड़ता है कि ये चीज़ है, इसकी वेव नेचर है, तो वेव नेचर होगी तो फिर वेव नेचर के लिए वेव लेंथ का फार्मूला भी देना पड़ेगा। तो वो वेव लेंथ का फार्मूला डी ब्रोय ने दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी, या लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम बी। पी मोमेंटम होता है, मोमेंटम का मतलब होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, तो इन्होंने कहा बच्चों जितने भी मूविंग पार्टिकल्स हैं उनके पास दो नेचर है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। चूँकि इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल है, तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव है। क्या कहा इन्होंने, इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, वेव है। ये बात इन्होंने कैसे की, इससे पहली बारी वीडियो में बता चुके हैं। उनके दिमाग में इस तरह क्लिक किया क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो थी और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थी, ये तकरीबन इनमें इतना फ़र्क नहीं है, ये आपस में मिलती जुलती हैं। प्लैंक ने कहा, प्लैंक ने क्या कहा था कि लाइट पार्टिकल नेचर है। लाइट, ये जो लाइट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स आ रही है, पार्टिकल्स आ रहे हैं। उन पार्टिकल्स को उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम ने फोटोन का नाम दिया। तो इन्होंने लाइट की, प्लैंक ने लाइट की पार्टिकल की नेचर की बात की, और इन्होंने डी ब्रोय ने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की बात की। पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रॉन की कैसे है, कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट। वेव नेचर कैसे है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कैसे है, कैसे क्लिक किया, स्पीड मिलती थी स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मैच करती है तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट से, इसलिए इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है। और कैसे, इसके पीछे क्या एक्सपेरिमेंट है, तजर्बा क्या है, सबूत क्या है। सबूत ये है बच्चों इसके पीछे, क्योंकि इनके दोनों शागिर्द थे डेविसन और जर्मर, और इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो बड़ा मशहूर है। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम से डायफ्रैक्शन करवा दी, इलेक्ट्रॉन से क्या करा दी, डायफ्रैक्शन। और बच्चों डायफ्रैक्शन का फिनोमेना कौन शो करता है, वेव शो करती हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव है। ये अगर आपसे कोई पूछे तो ये एविडेंस है कि इलेक्ट्रॉन वेव कैसे है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम की क्या करा दी, डायफ्रैक्शन करा दी, और डायफ्रैक्शन का फिनोमेना कौन शो करता है, वेव शो करता है। ये बातें पिछले लेक्चर में हो गई। एच डिवाइडेड बाई एम बी, ये फार्मूला कैसे आया, आप बच्चे ये पूछते हैं ये वाला फार्मूला कैसे आया। तो बच्चों देखें, कोई भी वेव होती है, जब कोई भी वेव होती है तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अच्छा, इससे पहले प्लैंक्स ने बता दिया था कि जो एनर्जी ऑफ वेव है वो है एच न्यू या एच एफ आप बोलें, या एच न्यू बास बुक्स में लिखा होता है, जो भी आप बोलें, ठीक हो गया, दोनों ठीक है, ठीक है, जो मर्जी आप लिखें। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद वेव एच, और एनर्जी उन्होंने क्या कहा, एच, और पार्टिकल
उन्होंने वेव लाइट की पार्टिकल के नेचर की बात की और उन्होंने कहा कि उसकी एनर्जी किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के बराबर। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये बात डिटेल के साथ होगी। यहाँ से उन्होंने ये वाला फार्मूला दिया E=hf, और कोई भी वेव हो उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक वेलोसिटी होती है v=f लैम्डा, जो आप 10th की फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव, f फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और ये क्या है, वेव लेंथ ऑफ वेव। समझ आ गई, वेव लेंथ ऑफ वेव। अच्छा, यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v/λ, और यहाँ अगर पुट किया v/λ, यहाँ v/λ पुट करें। अब जो भी बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, चाहे गामा रेज है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, तो इसलिए यहाँ आ जाता है c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो ये फार्मूला हो जाता है f=c/λ, यहाँ c/λ पुट किया, तो ये फार्मूला एक तो यहाँ से आया। ठीक है, प्लैंक्स थ्योरी से पहले की बात है, तो प्लैंक्स थ्योरी हो गई थी, तो इन्होंने एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन का ये वाला फार्मूला है। उन्होंने लाइट की पार्टिकल नेचर की बात की और उन्होंने उसका एक फार्मूला दिया। फार्मूला क्या है कि एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, एफ पर। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन। ठीक हो गया। आइंस्टाइन ने एक एनर्जी की इक्वेशन दी। वो क्या है बच्चों, E=mc²। इसको तो आप सब जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एनर्जी, ये भी एनर्जी की इक्वेशन है, एनर्जी एसोसिएटेड विद मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्केयर। तो इन्होंने इन दो इक्वेशंस को रिलेट किया। अब देखें, इन दो इक्वेशंस को हम रिलेट करते हैं। mc²hc/λ, एक सी से हो गया कैंसिल, क्या बच गया, mc=h/λ, लैम्डा इधर आएगा, h/mc हो गया। ठीक है, h/mc हो गया। अब ये तो लाइट के लिए है, ये वेवलेंथ किसके लिए है, लाइट के लिए। देखिए बच्चों, जब भी आप वेवलेंथ निकालते हैं किसी चीज़ की आप क्या निकालते हैं, बोले वेवलेंथ निकालते हैं, तो आपको वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी पता होनी ज़रूरी है। वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी पता होनी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव की। वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी पता होनी ज़रूरी है। वेलोसिटी आपको पता है वेव की, अगर फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ पता है, तो फिर आपको एनर्जी भी पता लग सकती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी पता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, तो एनर्जी भी आपको पता लग सकती है कि उस पार्टिकल, वो जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो एनर्जी का ताल्लुक होता है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ। एनर्जी का ताल्लुक होता है, रिलेशन होता है बच्चों किसके साथ, वेवलेंथ के साथ। और इस ताल्लुक की बिना पर उन्होंने ये एनर्जी वाली दो इक्वेशंस लाई और इनको आपस में कंपेयर किया। जब कंपेयर किया तो उनके पास ये एक वेवलेंथ की इक्वेशन है। अब ये तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने सिंबल यूज किया v। स्पीड v मतलब वेलोसिटी। ठीक हो गया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v। तो इस फार्मूले को फिर हम इन्होंने ऐसे लिख दिया h/mv। तो ये बच्चों देखें, आपके पास ये फार्मूला प्रूव होकर आ गया है। तो ये फार्मूला करेक्ट है, इसकी ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर कोई पूछे h/mv किस तरह आया, पिछले लेक्चर में मैंने डायरेक्ट लिखा था, बताया नहीं था किस तरह आया, तो इस तरह डिराइव करके बता दिया कि h/mv इस तरह आता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक आपको बात समझ में आई बच्चों। ठीक है, क्या कहा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात की डे ब्रोय हाइपोथेसिस ने। और उन्होंने क्या कहा कि जो वेवलेंथ, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की बात की। इलेक्ट्रॉन की जब वेव नेचर की बात की तो फिर उनसे कहा गया कि आप वेव नेचर की बात कर रहे हैं तो उसका वेवलेंथ हम कैसे मालूम करें। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की आप बात कर रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ हम कैसे मालूम करें, उसका फार्मूला बताएं। तो उन्होंने उसका फार्मूला इस तरह डिराइव करके बताया। अच्छा, जब इस तरह फार्मूला डिराइव करके उन्होंने बता दिया h/mv, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इसको आप p भी लिख सकते हैं। mv का मतलब है p, मोमेंटम, यानी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका ये मतलब, समझ आई बात, आपको समझ आई बच्चों बात। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोमेंटम ऑफ
इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब मैं अरेंज करने लगा हूँ इससे, यहाँ फिर हम आगे बढ़ेंगे तो चलें। अच्छा, अब बच्चों प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम है पीछे डिस्कस पिछले लेक्चर में हो गई है, लेकिन एक दफ़ा फिर सुन ले। प्रॉब्लम ये है कि ये इन्होंने जो कहा ना, ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर होती है उनकी, लेकिन मसला ये है कि जब छोटे पार्टिकल की हम बात करें MB, जब छोटे पार्टिकल की हम बात करें, जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है 9.5 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड kg में, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.26 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ये वैल्यूज पुट करें। चलें, सवाल आ गया है, समझे आपके पेपर में, कैलकुलेट दी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये वैल्यूज इसमें रखेंगे। एच की वैल्यूज क्या है बच्चों 6.26 इंटू 10⁻34 और डिवाइडेड बाई 9.01 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.18 इंटू 10⁻6। तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे -31 कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों, वो आती है 0.33 नैनोमीटर। आप ये कैलकुलेशन करके देख लें। मुझे अब कैलकुलेशन में वक्त लगेगा काफ़ी, तो आप कैलकुलेशन कर, हाँ इतनी आती है 0.33 नैनोमीटर। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करें, ये पावर ऊपर जाएंगी तो 0.33 नैनोमीटर। समझ आ गई? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। समझ आ गई बच्चों आपको? तो इस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब क्या है कि किसी बड़ी चीज़, जैसे इन्होंने कहा ना ऑल मूविंग पार्टिकल्स, यानी हम आप भी, तो इससे आप पत्थर हो गया, जैसे स्टोन हो गया, स्टोन के अलावा फुटबॉल हो गया, क्रिकेट बॉल हो गई, उसकी अगर आप वेव लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों क्या होगा। अब देखें कार है, जैसे उसकी आप वेव लेंथ मालूम करेंगे, करनी नहीं है कैलकुलेट, यहीं से समझें, पिछली वीडियो में भी बात हो चुकी है। H/mv मैथ ज़्यादा होगा क्रिकेट बॉल का, फुटबॉल का मैथ भी ज़्यादा होता है, कार का मैथ भी ज़्यादा होता है, तो ये डिवाइड होने वाला फैक्टर ज़्यादा है। जब डिवाइड होने वाला फैक्टर ज़्यादा होगा तो वेव लेंथ कम आएगी, वेव लेंथ कम आएगी। इतनी कम आती है बच्चों वेव लेंथ कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, वो मेजर करने के काबिल ही नहीं होती, वेरी 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 स्मॉल होती है। वेव लेंथ ज़ीरो नहीं होती, लेकिन ज़ीरो के करीब भी होती है, उसको हम मेजरेबल नहीं होती। तो ये इसका ड्रॉबैक है, डी ब्रोई हाइपोथेसिस का ड्रॉबैक है ये, कि बड़ी चीज़ें जो है उसमें वेव नेचर होती है, ज़ीरो नहीं होती, वेव लेंथ कुछ ना कुछ आती है, लेकिन वो मेजर करने की काबिल नहीं होती। इलेक्ट्रॉन की जो वेव लेंथ है ये मेजर करने की काबिल होती है, लेकिन बड़ी चीज़ों की वेव लेंथ मेजर करने की काबिल नहीं होती, वो हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये ड्रॉबैक है इसका। आगे चलते हैं। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा चलें बच्चों, तो आगे चलते हैं और आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब देखें कि इन्होंने क्या कहा, लैम्डा इज इक्वल टू H/P या H/MP इन्होंने कहा था। तो अब हम यहाँ हेडिंग लगाएंगे बोहर थ्योरी एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों, एक बात आपसे कर रहा हूँ, बच्चों के ज़हन में एक कन्फ्यूजन होती है कि क्या बोहर ने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो वो बात गलत है। बच्चों उनकी ये बात गलत नहीं है, उनकी ये बात गलत नहीं है। स्टेशनरी लेवल्स जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो मौजूद हैं, वो पाए जाते हैं। उनकी ये बात गलत नहीं है कि स्टेशनरी लेवल्स इर्द गिर्द न्यूक्लियस के गिर्द पाए जाते हैं, वो बात ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर भी है, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर भी है,
ये बात भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की बात बिल्कुल भी नहीं की बोहर ने, ये उनका ड्रॉबैक है। एक दूसरी बात ये कि जब उन्होंने बात की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कल में रिवॉल्व घूम रहा है, तो उन्होंने वन प्लेन की बात की कि इलेक्ट्रॉन वन प्लेन में घूम रहा है। हालांकि ये बात उनकी ठीक नहीं थी। इलेक्ट्रॉन वन प्लेन में नहीं घूम रहा। आजकल के दौर में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन 3 डायमेंशनल प्लेन। ये बात उनकी गलत थी। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, सर्कुलर वाली बात गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा सर्कुलर ऑर्बिट वाली बात बोहर की गलत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इन सिंगल प्लेन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये बात गलत है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता तो है, वेव रिवॉल्व करती तो है, लेकिन इन वन प्लेन नहीं, इन 3D प्लेन, 3 डायमेंशनल प्लेन। तो ये बातें आपने ध्यान में रखी। तो बोहर ने बच्चों एक थ्योरी जब दी थी, तो उसका लास्ट पोस्टुलेट आप याद करें तो उन्होंने कहा था कि MVR इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रेडियस एसोसिएटेड विद सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बराबर हो NH डिवाइडेड बाई 2 पाई की। तो इलेक्ट्रॉन यानी इसका क्या मतलब है, इससे पहली बारी वीडियो में बात हो चुकी है। NH डिवाइडेड बाई 2 पाई का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर रहा है। हर तरह के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, उनमें रिवॉल्व करेगा जो n की वैल्यू क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल्स। n की वैल्यू क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ h डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये बात पहले भी आपको समझा चुके हैं। NH बाई 2 पाई का मतलब है कि 1H बाई 2 पाई, 2H बाई 2 पाई, 3H बाई 2 पाई में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, 2.5H बाई 2 पाई इस किस्म के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन इसके पीछे कोई थ्योरेटिकल रीज़न, कोई मैथमेटिकल रीज़न, ये कैसे आपने बात कह दी, ये बात कैसी है, उनकी बात ठीक थी, लेकिन ये बात उन्होंने कैसे कह दी, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये उस वक्त बोहर को नहीं पता था। डी ब्रॉय से हम इसको बच्चों प्रूव कर सकते हैं कि इन्होंने बोहर थ्योरी ने बोहर ने जो ये मॉडल कहा वो बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, चलें हम करते हैं। बच्चों अभी आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है बच्चों, ड्राइंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन देखिए आप, ये क्या मैंने ड्रा किया है, इलेक्ट्रॉन की बोलें क्या ड्रा की है, वेव नेचर ड्रा की है। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर ड्रा की है, यानी सर्कुलर में इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर ड्रा की है। अच्छा, क्या कहा मैंने इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, ये बात बोहर की गलत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा था इन वन प्लेन, ये बात गलत थी। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर में एज अ वेव के तौर पर, वेव क्या सर्कल में घूम सकती है, वेव क्या सर्कल में रिवॉल्व कर सकती है, आंसर है यस, रिवॉल्व कर सकती है, वेव सर्कल में रिवॉल्व कर सकती है, लेकिन वन प्लेन में नहीं, 3 डायमेंशनल प्लेन में। ठीक है, तो इन सर्कुलर प्लेन, ये सर्कुलर एक वेव है जो हमने ड्रा की आपके सामने। अब आप देखें बच्चों, सर्कल है, होता है सर्कल, तो सर्कल में टोटल, अब बोहर से लिया ना, बोहर ने क्या कहा है, सर्कल में वेव, वही इलेक्ट्रॉन समझे, इलेक्ट्रॉन की सिर्फ क्या हमने ड्रा की, वेव नेचर ड्रा कर दी। जिस तरह पहले ऐसे करते थे ना, ये इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसकी वेव नेचर, चूंकि वेव नेचर की बात हुई तो आप वेव नेचर की बात करती। ठीक है, अब सर्कल में बच्चों क्या होता है, सर्कुलर वेव नेचर ड्रा की है इलेक्ट्रॉन की क्या ड्रा की है, सर्कुलर वेव नेचर ड्रा की है। अच्छा चलिए, अब आपको कुछ ना कुछ समझ आई। सर्कुलर वेव नेचर ड्रा की है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब सर्कल जो होता है बच्चों, वो आपको पता है, मैथ आपने पढ़ी है, 2 पाई आर की इक्वल होता है, 2 पाई आर आर क्या मतलब, रेडियस
एसोसिएटेड विद सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, 2 पाई क्या मतलब, 2 पाई का मतलब क्या होता है बच्चों, जो पूरा सर्कल होता है 360। ठीक हो गया। अब जब 2 पाई आर है तो अब हमने वेव नेचर ड्रा की है ना, इलेक्ट्रॉन की क्या ड्रा की है, वेव नेचर, तो इसलिए क्या आ गया, लैम्डा आ गया। वेव नेचर ड्रा की है तो क्या आ गया, लैम्डा आ गया। अब बच्चों लैम्डा आया है, एन लैम्डा लिखा है, एन एन क्या लिखा है, लैम्डा लिखा है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि एन एच डिवाइड बाई एम वी आर बराबर है एन एच डिवाइड बाई 2 पाई के, तो एन लैम्डा इसका मतलब है, इसको एन को आप फिलहाल छोड़ें, 2 पाई आर, 2 पाई का क्या मतलब सर्कुलर ऑर्बिट, 2 पाई क्या समझ आ रही है, आर क्या रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, 2 पाई 360 डिग्री का जो एंगल होता है। और वेव लेंथ यहाँ क्यों लिखी, वेव लेंथ इसलिए लिखी क्योंकि क्या है, वेव नेचर है, और वेव नेचर में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वेव लेंथ ही होगी। ठीक हो गया। एन क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल 1 2 3, यानी ये जो वेव लेंथ होंगी, ये जो वेव लेंथ होंगी इनकी तादाद फिक्स होगी, 1 वेव लेंथ, 2 वेव लेंथ, 3 वेव लेंथ। ठीक हो गया, 1 2 3 4, 3.5 वेव तो नहीं होगी ना, 1 2 3 4 वेव। ठीक हो गया, इतनी वेव लेंथ होगी द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ड्रॉप। ये यहाँ से डी ब्रॉय साहब ने ये निकाला, और ये वेव लेंथ इन्होंने पहले निकाली थी एच डिवाइड बाई एम बी। तो बच्चों इससे हम दोनों को प्रूव कर सकते हैं, रिलेशन 1 और रिलेशन 2 से। यहाँ से आप वेव लेंथ निकाल लें, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एन, और एच डिवाइडेड बाई एम बी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम बी। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ बात समझ में क्या किया है, यहाँ इसको मैं इक्वेशन 2 कहता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बच्चों रिलेट कर दिया है आपस में। देखें, ये वेवलेंथ की इक्वेशन ये 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एन, और ये वेवलेंथ की इक्वेशन जो डी ब्रॉय ने कही थी वो आई एच बाई एम बी, एच बाई एम बी, ये कर दिया, समझ आ गई। अब देखें एम बी आर इधर नीचे है, इधर ऊपर हो जाएगा एम बी आर इज इक्वल एन, नीचे है तो ऊपर हो जाएगा एन एच, और 2 पाई इधर है तो नीचे हो जाएगा। तो बच्चों ये देखें प्रूव हो गई हमारे पास कि जो बात बोहर ने की थी वो बात गलत नहीं थी। फिर सुन लें, जो बात बोहर ने की थी वो बात गलत नहीं थी बच्चों। गलत सिर्फ इतनी चीज़ थी उनकी, ड्रॉबैक सिर्फ इतना था कि इन वन प्लेन नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन वन प्लेन नहीं बल्कि इन 3D प्लेन। ठीक है, सर्कल में वेव मूव कर सकती है, इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, बोहर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो एज अ वेव भी सर्कुलर मूव कर सकती है, लेकिन वन प्लेन नहीं, 3 डायमेंशनल प्लेन। समझ आ गई यहाँ तक बात। अच्छा चलें, तो कैसे आई एच डिवाइड बाई एम बी ये आपको पता चला, ये 2 पाई आर लेमडा कैसे आया ये आपको पता चला, एम बी आर पाई एन एच डिवाइड बाई 2 पाई ये कैसे आया ये आपको पता चला कि ये किस तरह निकाला है। अच्छा अब क्या है कि इसको नोट करें आप, पहले इसको नोट इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अरेंज करने लगा हूँ मैं इसको। तो मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव हुई तो साबित हुआ कि जो बोहर ने बात की थी वो बात सही की थी। और ये स्पेक्ट्रम से भी पता चला है कि एन एच डिवाइड बाई 2 पाई फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हर तरह के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। अच्छा एम वी आर इज ग्रेटर देन एन एच डिवाइड बाई 2 पाई हो, एम वी आर इज लेस देन एन एच डिवाइड बाई 2 पाई हो, इस तरह नहीं होता। इस तरह क्यों नहीं हो सकता, एक बच्चा ये सवाल पूछता है मिसाल के तौर पर कि इस तरह नहीं हो सकता, ये ट्रू है, इस तरह नहीं हो सकता। एम बी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई, अगर एम बी आर बड़ा हो एन एच डिवाइड बाई 2 पाई से, या एन एच डिवाइड बाई 2 पाई बड़ा हो एम बी आर से, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट 2 पाई एंगल 2 पाई, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट। तो फिर क्या होगा, इससे क्या हो जाता है बच्चों, सुने इससे क्या होता है,
यहाँ जो ये जो वेव सर्कुलर मूव कर रही है, सर्कुलर वेव, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ जो वेव है वो है, उसको कहते हैं मर्जिंग वेव। क्या बोलते हैं? मर्जिंग वेव। जब ये वाला केस होगा, तो बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो वेव फिर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकती। वेव फिर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकती। वेव क्या होगी? बोलेंगे बच्चों, वेव क्या होगी? मर्जिंग वेव नहीं होगी, फिर वो वेव होगी क्रॉसिंग वेव। अब इतनी डिटेल है नहीं आपकी बुक में, ठीक है। जैसे देखें, इस तरह समझ रहे हैं बात कुछ? क्रॉसिंग वेव, इतनी डिटेल में जाएं आप, उसको कहेंगे हम क्रॉसिंग वेव। यानी क्रॉसिंग वेव का मतलब है यार हो ही नहीं सकती, रिवॉल्व नहीं कर सकती। अगर इस तरह का केस होगा तो इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि फिर वेव इन दी सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर मोशन में जो वेव है वो रिवॉल्व नहीं कर सकती, 3D प्लेन में फिर वो रिवॉल्व नहीं कर सकती। अगर ये वाला केस होगा तो इसका फिर मतलब ये बनता है, इस तरह हो नहीं सकता। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई बच्चों? ये बात कोशिश की मैंने आसान तरीके से समझाने की आप। चलें, अब हम करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक, जिसका नाम है बच्चों क्या? अब हम इस पढ़ने के काबिल हुए हैं। राइट डाउन दी डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स बताएं आप कि क्या डिफेक्ट्स हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। अच्छा बच्चों, बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स क्या हैं या ड्रॉबैक्स क्या हैं? पहला ड्रॉबैक लिखते हैं। अब चूंकि देखें डी ब्रॉय वाला हो गया बात, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, बोहर मॉडल, अब सारी चीज़ें होंगी। अब आप बता सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद कि क्या डिफेक्ट्स हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के। पहला डिफेक्ट मैं लिखने लगा हूँ। is only applicable for hydrogen atom or H-like atom। बोहर का जो बच्चों एटॉमिक मॉडल था वो हाइड्रोजन एटम के लिए है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, या हाइड्रोजन की तरह के जो एटम्स हैं। मसलन किस तरह? हाइड्रोजन एच लाइक एटम्स का क्या मतलब है? एच लाइक एटम्स का मतलब है बच्चों, जैसे देखें हीलियम है, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन चला गया, He+ आ गया, तो अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये हाइड्रोजन की तरह है। Li++, बेरिलियम 4 होता है, +++3, भाई बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, ++ 3 दफ़ा प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, तो ये हाइड्रोजन की तरह के एटम्स है, एच लाइक एटम्स का ये मतलब है। लेकिन इसमें क्या है कि बोहर मॉडल की ये लिमिटेशन आपके हैं कि ओनली एप्लीकेबल है हाइड्रोजन एटम के लिए, या जो हाइड्रोजन एटम्स हैं की तरह हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। जिनके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके पास पॉली इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, उनके लिए बोहर का मॉडल वैलिड नहीं है। लिख देते हैं बोहर मॉडल बोहर मॉडल कैन नॉट वैलिड फॉर मल्टी और पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे Li के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, B के पास 4 होते हैं, तो उनके पर बोहर मॉडल वैलिड नहीं है।
नहीं लगता बोहर मॉडल। क्या मतलब नहीं लगता? मतलब ये कि बच्चों जैसे बोहर मॉडल ने ना एनर्जी की इक्वेशन बताई कि एनर्जी आप निकाल लें, ठीक हो गया। फिर एनर्जी के बाद रेडियस बताया कि रेडियस है, ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट है, न्यूक्लियस है, उनका रेडियस इतना है, रेडियस हो गया, एनर्जी हो गई, वेव नंबर की डेरिवेशन ड्राइव की, ठीक है, वेव लेंथ की डेरिवेशन ड्राइव की, फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन ड्राइव की। तो वो सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो अगर आप इसमें करेंगे ना तो वो कैलकुलेशंस रॉन्ग आएंगी, गलत आएंगी, LIB, ठीक है। यहाँ तक H एटम की वो कैलकुलेशंस बिल्कुल ट्रू आती हैं, एनर्जी की, वेव लेंथ की, फ्रीक्वेंसी की। HE LIBE पर भी जो कैलकुलेशंस आप करते हैं तो वो कैलकुलेशंस रियलिस्टिक से दूर दूर जाती हैं, वो करीब करीब नहीं आती, ठीक वैल्यू नहीं आती, ट्रू वैल्यू नहीं आती। आप समझ आई है बात? अच्छा, दूसरा बच्चों क्या है कि बोहर गिव्स हिज मॉडल, अपने अल्फाज में मैं लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू। बच्चों मेरे पेन को पता नहीं क्या हो जाता है, इसमें इंक भी भरते हैं फिर भी पता नहीं इसको क्या हो जाता है कि लिखने लिखने काम छोड़ जाता है। तो आप बस 1-2 मिनट का इंतज़ार करें, नहीं 1-2 मिनट का भी नहीं, उससे भी कम। हालांकि मैं इतना ज़्यादा लिखता भी नहीं हूँ फिर भी। अच्छा देखें, बोहर गिव्स हिज मॉडल अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने अपना जो पूरा मॉडल दिया है वो दिया है अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल नेचर भी है इलेक्ट्रॉन की, बात ये गलत नहीं है। मसला कहाँ है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की बात बिल्कुल भी नहीं की, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की बात बिल्कुल भी नहीं की। अच्छा फिर क्या हुआ, इसमें क्या मसला आ जाता है, सुनिए बच्चों, मसला ये आता है कि बोहर ने क्या किया, कैलकुलेटेड दी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेडियस कैलकुलेट किया ना इन्होंने, वो पूरी इक्वेशन ठीक होगी। अच्छा रेडियस कैलकुलेट किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पता था, पहले पता चल गया था हमें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, MV, समझ आ रही की बात कुछ? MV का क्या मतलब होता है, मोमेंटम। और रेडियस मालूम कर दिया, इलेक्ट्रॉन का क्या मालूम कर दिया, रेडियस। रेडियस का क्या मतलब है बच्चों, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस मालूम कर दिया। रेडियस का मतलब क्या है, क्या मालूम कर दिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन की इन्होंने पोजीशन बता दी, पोजीशन फाइंड कर ली। रेडियस का मतलब है कैलकुलेट, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का रेडियस बताया, मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता दी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, पोजीशन भी बता दी, और MV तो पता था, MV और मोमेंटम भी बता दिया। जबकि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप साइमल्टेनियसली एक वक्त में ये दोनों चीज़ें नहीं बता सकते। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो ये मसला था बोहर का कि इन्होंने एक ही वक्त में ये दोनों चीज़ें बताई, हालांकि ये बात गलत है और हाइजेनबर्ग की बात ठीक है। समझ आई? समझ आई तो लिख लेंगे, मैं बोल दूं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल it is wrong for Bohr that Bohr calculate the radius of nth orbit of electron and mass and momentum of electron simultaneously, but according to Heisenberg uncertainty principle it is impossible to find the exact position and momentum of electron simultaneously with certainty. आई होप ये आप लिख लेंगे। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं रेस करने लगा हूँ, इसको समझ आ गई हो तो बच्चों आगे अब आप देखें बोहर ने क्या कहा, चौथा नंबर है, 3 हो गए, चौथा नंबर क्या है, बोहर सेज दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व
अराउंड दी न्यूक्लियस इन वन प्लेन। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है एज अ वेव और एज अ पार्टिकल भी, एज अ वेव भी वो रिवॉल्व करता है। लेकिन इन्होंने कहा था इन वन प्लेन, ये बात इनकी गलत थी। इनकी बात जो ठीक बात है वो क्या है, वो हम जानते हैं आजकल के दौर में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स इन 3 डायमेंशनल प्लेन। ठीक हो गया? तो ये बातें, इसको भी नोट करें, इस पॉइंट को भी। अच्छा, अब मैं ऊपर वाला पॉइंट रेज कर दूं। आखिरी डिफेक्ट क्या है? अल्फा लाइन का क्या मतलब है कि इन्फिनिटी से जो लाइन आई 1 पर, इन लाइमन सीरीज इज स्प्लिटिंग या डिवाइड, आप बोलें डिवाइड इन 5 मोर लाइंस। पावरफुल डायफ्रैक्टोमीटर से जब हमने देखा तो एच अल्फा लाइन जो थी, जो लाइमन सीरीज हमने पढ़ी है, वो अल्फा लाइन 5 मज़ीद छोटी छोटी लाइंस में तकसीम हो गई थी। इसका क्या मतलब था बच्चों? इसका मतलब है कि 5 ऑर्बिटल्स हैं। 5 क्या है? ऑर्बिटल्स हैं। इसको देखकर फिर श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी। इसको देखकर कि वो 5 जो है वो ऑर्बिटल्स हैं। तो इसको देखकर उन्होंने कहा, एक इक्वेशन ड्रा की जिसमें कहा कि और पहले शेल्स हैं, फिर सब शेल्स हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, फिर वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। समझ आई बच्चों? एच अल्फा लाइन इन लाइन सीरीज सेपरेटिंग इन 5 मोर लाइंस। बोहर डिड नॉट नाउ अबाउट इट। उस वक्त इस बंदे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है बच्चों, 5 हो गए। आखिरी भी लिख लेते हैं, वो यही है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जो स्पेक्ट्रल लाइंस आई हमारे पास, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, उनकी स्प्लिटिंग, उनकी डिवीजन जो थी, उनकी जो डिवीजन थी बच्चों, वो डिवीजन, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की जो डिवीजन है वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप करें, मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करें तो उसकी जो स्प्लिटिंग है उसको क्या बोलते हैं? बोले इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग है उसको क्या बोलते हैं? स्टार्क्स इफेक्ट। तो बच्चों इतनी बातों का आप नोट करें। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो आप देखें, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्टार्क्स इफेक्ट। तो इन्होंने स्टार्क्स इफेक्ट और सीमंस इफेक्ट को, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये थे ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बच्चों नमाज की पाबंदी करते रहें और कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें। कल जुम्मतुल मुबारक है और खूब दुरूद पाक पढ़ें। और बच्चों सबसे बड़ी बात है कि इंसान किसी के साथ अच्छा सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे, किसी दुखी दिल का आसरा बने। तो जब ये काम इंसान करता है तो उसके दिल को वो मसरत और वो खुशी मिलती है। नमाज़ पढ़ने से भी बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन इस काम में इतनी दिल की मसरत है, खुशी है कि जो गाड़ियों में बैठकर, 5 स्टार होटल में बैठकर कहीं भी इंसान के दिल को वो मसरत नहीं मिल सकती।
ये अंदर का सुकून है, दिल का सुकून है, और दिल का सुकून अल्लाह की याद में और उसकी मखलूक के साथ भलाई करने में है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।